बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिए। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है और ये मेहरबानी कल शाम हमने देखी, बड़ी खूबसूरत मौसम की सूरत में आंधी चली और शदीद वाली आंधी चली। शदीद आंधी के बाद क्या खूबसूरत मौसम हुआ जी, तेज़ हवाएँ चली, बारिश हुई और उसके बाद जलथल एक पूरे शहर में मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश ने शहर का मौसम तो खुशगवार कर दिया, लेकिन मौसम खुशगवार होने के साथ साथ शहरी परेशान इसलिए हो गए कि कुछ इलाकों में अभी तक रात की बारिश के बाद, ये वक्त है जी आज तकरीबन अभी 10:10 होने को हैं जी, बारिश के बाद अभी तक लाइट नहीं है, फिडर स्ट्रिप कर गई हैं। तो आगे आप मानसून में तैयार रहें। पूरा दिन अगर बारिश हुई, क्योंकि आज भी वक्फे वक्फे से बारिश की प्रेडिक्शन है, तो आपका लेस्को का तरसीली निज़ाम बसीदा नहीं, बहुत बसीदा है। मतलब मैं कहती हूँ कि जी इनका तो कुछ नहीं किया जा सकता। अभी हमारी एक न्यूज़ एंकर है, वो अपने कपड़े यहाँ पर लाकर सुबह आयरन करी थी, तो बता क्या रही थी जी, बारिश के बाद से लाइट गई हुई है और अभी तक उनके पूरे इलाके में लाइट ही नहीं। तो इस तरह बहुत सारे इलाकों से ये बात मौसूल हो रही है। सवाल ये है कि हमने अपडेट कब होना है, अपग्रेड कब होना है। अपग्रेडेशन के नाम पर पूरा दिन आप बिजली तो बंद रखते हैं, लेकिन वो अपग्रेडेशन जो है वो बाले जान बन जाती है, आपको वो भी पूरा दिन बर्दाश्त करना पड़ता है। और अभी की सूरत हाल भी देख लें आप जी, ये एक झलक है मानसून के लिए, आप लोग तैयार रहिएगा। अच्छा जी, सूरत हाल क्या है, हमें शायद सिप्रा साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे जान लेते हैं जी। अच्छा जी, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। अभी हम चल रहे हैं जी मौसम की सूरत हाल आपको बताने। हमारी रिपोर्टर समरा मौजूद हैं जी, उनसे पूछेंगे आज भी वक्फे वक्फे से बारिश की प्रेडिक्शन है। जी समरा, अभी का मौसम भी बता दें और इसके बाद बता दें पूरा दिन के हवाले से क्या सूरत हाल रहेगी। बारिश क्या बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि वीकेंड भी कुछ लोगों का आज से स्टार्ट हो जाता है, तो बताइएगा क्या सूरत हाल है। अगर शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश से शहर का मौसम अच्छा खासा खुशगवार है। ठंडी ठंडी और दिलफरेब हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। आसमान से सूरज की भी छुट्टी हो चुकी है और इसी के साथ साथ गर्मी और तपिश में भी नुमायां कमी आई है। इस वक्त भी जो है वो दिलफरेब हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है और आप देख भी सकते हैं कि ना सिर्फ इंसान बल्कि चरिंद परिंद भी मौसम को अपने तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। और ये तितली जो है वो फूल के ऊपर बैठी इस वक्त बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और ये भी यकीनन जो है वो मौसम की रंगीनी और अनाइयों से लुत्फानंदोज हो रही होगी। गर्मी की हिद्दत में नुमायां कमी आई है, तो ऐसे में शहरियों के चेहरों पर भी हमें खुशी देखने में नजर आ रही है। तो कोई चाय की चुस्कियां ले रहा है, कोई नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर रहा है और इसी के साथ साथ वीकेंड पर भी ये पेशन गोई की जा रही है कि मौसम जो है वो इसी तरह से खुशगवार रहेगा। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा 31 और कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 61% है, जबकि शहर में 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। महकमे मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज शहर का मौसम अबर आलूद रहेगा। बारिश के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि सूरज भी बादलों की ओर से जलवागर होने की कोशिश करेगा, लेकिन मौसम जो है वो इसी तरह से दिलफरेब रहेगा और हवाएं भी चलती रहेंगी और गर्मी जो है वो आज उस तरह से नहीं होगी जैसे कि हमें गुज़िश्ता दिनों में देखने को मिलती थी। महकमे मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि 4 मई तक शहर में बारिशों का सिलसिला जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा। दूसरा पीटीएमए ने भी अलर्ट जारी किया है और ये कहा है कि गर्द आलूद हवाओं के साथ साथ तेज आंधी का सिलसिला जो है वो भी देखने में नजर आएगा और बारिशें भी जो हैं वो देखने में नजर आएंगी। तो ऐसे में शहरियों को भी अलर्ट रहने का कहा जा रहा है कि वो मौसम तो एंजॉय करें, लेकिन किसी भी नागहानी सूरत हाल से बचने के लिए इकदाम। ठीक है, थैंक यू सो मच समरा, आपने हमें मौसम की सूरत हाल बताई और पीछे आपके बड़ा ग्रीनरी सी ये कुदरती नज़ारे हैं भाई, इनकी तो कोई मैं कहती हूँ जोड़ ही नहीं है, खूबसूरत। और फिर इस तरह के मौसम के बाद 4 मई तक खैर लाहौर ये खुश रहें, बारिशें होंगी, आप मौसम एंजॉय कर सकते हैं। बाकी रह गई जी मौसम की खराबी की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर होता है, परवाज़ों का शेड्यूल और इसके साथ साथ PSL के मैचेस भी मुतासर हुए हैं। सो अब ये तो चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। अगर आपने मौसम थोड़ा सा एंजॉय करना है तो इन चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, लाइट को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा। खबरों की तफसील के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हैं जी। हमने सबसे पहले कल के मौसम पर बात करनी है और फिडर स्ट्रिप इनके इलाकों के भी हुए या नहीं।
हमारे साथ जी राउद इरशाद हुसैन साहब और इरफान मलिक साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौसम एंजॉय किया? फिर मौसम एंजॉय क्या, काम ही करते रहे। एंजॉय क्या करना है, रात और को कौन सा काम कर रहे थे? और लेकिन कल छुट्टी थी ये शाह साहब, आपने कहा आप कल छुट्टी पे थे। छुट्टी होगी बहुत सारे। क्या घर का काम भाभी ने करा लिया? आपकी तरह के बहुत सारे लोगों की छुट्टी होगी, कपड़े धो के जो हाँ, छत पे छुट्टी वाले दिन क्या घर, लेकिन गुजारिश ये है कि मसला हुआ उसमें। अच्छा, एक मगरिब के वक़्त ही जो है ना एक अच्छी हवाओं का सिलसिला जो शुरू हुआ और उसके बाद फिर वो उसने तवालत इख्तियार की और जो है वो बढ़ता चला गया। उसके बाद से यूं ही तूफ़ान बड़ा खौफनाक था और यकीन कीजिए कि वो डस्ट ने जिस तरह से हाल किया, बादलों की गरज की बहुत देर तक, बारिश के थम जाने के बाद भी बहुत देर तक रहा। उसके बाद फिर हस्बे रवायत जो ही आंधी चली है तो बिजली, ज़ाहिर है आपने जो बिजली की बात की है तो वो हस्बे रवायत पिछले 50-60 सालों से हमें इन्हीं मसाइल से, हमारे मसाइल वही है 50 साल पुराने। रब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ। आई थिंक वो आज ऑल्टरनेट ऑफ पे हैं। पता चलता है कि 300, 350, 400 फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। तो सवाल ये ना, मेंटेनेंस के नाम पर जब लाइट पूरा दिन ऑफ रखते हैं तब क्या करते हैं इरफान साहब? देखिए ये सारी चीज़ें जो है ये आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये इसमें कोई हम ये नहीं कह सकते कि ये आइंदा चंद सालों में, चंद माह में ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये हम बचपन से देखते आए, हमारे बड़े बचपन से देखते आए, ये इसी तरह चल रहा है। सिस्टम इतना वो सिस्टम ओवरहेड है। सिस्टम की ये सूरत हाल है कि एक दिन शायद सिप्रा साहब से मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि अब क्योंकि आप देख रहे होंगे लोड शेडिंग जो नहीं हो रही शहर में। अच्छा, लोड शेडिंग नहीं हो रही जिसकी वजह से लेस्को या दीगर जो डिस्कोज हैं वो परेशान हैं कि हमारे पास इतनी जो बिजली है उसकी अगर खपत ना हुई तो सिस्टम हमारा कोलैप्स कर जाएगा। इसके लिए उन्होंने जितने जो मीटर काटे थे ओवर बिलिंग पे, उसकी बिल ना पे करने के ऊपर, चोरी पे या दीगर इश्यूज़ के ऊपर, उनकी बिजली उन्होंने कहा दोबारा बहाल करें और फैक्ट्रीज़ की ज़्यादातर बिजली बहाल करें ताकि सिस्टम के अंदर ये बिजली रहेगी तो ये सिस्टम चलता रहेगा। यहाँ पे ज़्यादा देर तक लाइट आती रहे फिर इशू, यहाँ पे ज़्यादा देर लाइट ना जाए फिर इशू, यहाँ पे बारिश हो जाए फिर इशू, आंधी आ जाए मतलब फिर आपने इशू। ना अल्लाह का शुक्र अदा करना है, बारिश हुई है, मौसम खुशगवार, ब्लेसिंग है। आप वहाँ पर पूरा घंटा, 2 घंटे, 6 घंटे मतलब आप जैसे खुद बता रहे हैं कि अब 550 फीडर जो हैं इस खबर के मुताबिक लाहौर में अभी तक लोगों की लाइट जो है वो बहाल नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास सिस्टम इतना बसीदा है और उसको ठीक करने के लिए जो टीम है वो भी इतनी बसीदा है, उससे बल्कि वो ज़्यादा बसीदा है कि एक जगह के ऊपर वो अगर काम करने के लिए उनको बुला लिया जाए, पहले तो वो उनके आने का जो वक्त है वो मुकर्रर नहीं है कि उनको, आप ये नहीं है कि आप जैसे आप किसी रेस्क्यू 1122 को कॉल करते हैं, किसी इमरजेंसी की नंबर पे कॉल करते हैं तो फौरी आपको मदद आ रही है 6-7 मिनट में। यहाँ पे साहब आ गए हैं जी, उनसे हम मजीद बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद सिप्रा साहब। जी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है आवाज। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। शाहिद सिप्रा साहब, सूरत हाल ये है कि अभी तक आई नो आपको बहुत सारी शिकायतें मौसूल हो रही होंगी कि हमारी लाइट अभी तक नहीं आई है। हमसे भी लोग यही शिकायतें कर रहे हैं, दफ्तर आते ही बहुत सारे एंकर्स हजरात ये कह रहे हैं रात की लाइट गई अभी तक नहीं आई। तो बहाली पर काम चल रहा होगा, लेकिन इतनी लंबी लाइट चले जाना, क्या आगे बारिशें होंगी मानसून में तो यही सूरत हाल रहेगी? देखिए, मानसून की बारिशें होंगी, उसमें हालात तो जाहिर है इसी तरह होंगे। माजी में भी सिस्टम मुतासिर होता है, इस वक्त भी हुआ है, लेकिन रात जो तूफानी बारिश थी ये पहली दफा हुआ है कि 132 केवी के जो ग्रिड स्टेशन हैं वो उससे मुतासिर हुए हैं। नेस्को के 7 से 8 ऐसे ग्रिड स्टेशन है जो तकरीबन 1.5 घंटा तक सिर्फ इस वजह से बंद रहे कि वहाँ पे ट्रिपिंग आई और वहाँ से निकलने वाले जितने फीडर थे वो मुअत्तर रहे। अगर न्यू कोड लगभग NTDC सर्किट की बात की जाए तो वहाँ से निकलने वाले जो 132 केवी के ग्रिड थे उसमें अनायतपुरा, रहमान पार्क, टाउनशिप और लीपू जो ग्रिड स्टेशन है ये तकरीबन 1.5 घंटे तक बंद रहा। इसी तरह दूसरी जानिब बंद रोड की अगर बात की जाए तो उस सर्किट से जो लेस्को के ग्रिड निकलते हैं, जोहर टाउन, इकबाल टाउन और उसके मज़ाफात के जो लोग इलाके हैं यहाँ पर ग्रिड स्टेशन बंद थे और 11 के भी फीडर्स जो हैं वो तकरीबन 550 उन पर ट्रिपिंग आई। तो रात भर ये मुतासरा इलाके बहुत सारे थे जहाँ पे 4 से 5 घंटे तक बिजली मुअत्तर रही। लेकिन सर अभी भी शिकायत मौसूल हो रही है, बहुत से इलाकों में अभी भी लाइट नहीं आई है। उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें, जो SOPs बनाए जाते हैं वो ये होते हैं कि पहले ग्रिड अगर मुतासिर हुआ उसको बहाल करें, फिर 11 केवी फीडर और उसके बाद जो ट्रांसफार्मर डैमेज होते हैं
उनको, और फिर आखिर में जाके इनफरादी जो कंप्लेंट्स होती हैं उनको एड्रेस किया जाता है। और इस वक्त कई ऐसे इलाके हैं जहां तारें टूटी हुई हैं, बिजली बंद है, और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां ट्रांसफार्मर डैमेज होने की वजह से रात गुजर चुकी है लेकिन उसके बावजूद बिजली को बहाल नहीं किया जा सका। और जो इनफरादी शिकायत है उनका तो अभी तक अजाला नहीं हो सका। वो के रात को लिस्को चीफ रमजान भट्ट और चीफ इंजीनियर TNG मोहम्मद इमरान और उनके साथ चीफ इंजीनियर ऑपरेशन नदीम मलिक पावर कंट्रोल सेंटर में मौजूद रहे, कोशिश करते रहे कि बिजली बहाल की जाए, लेकिन ग्रिड स्टेशन और 11 केवी फीडर्स के बाद सर जी सवाल तो ये है कि जब आफत आन पड़ी, हालात खराब हैं, तो तब सब लोग भी इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या होगा? जब आपने पहले से कोई तैयारी नहीं की होगी, ये तो पहले से चीजें मेंटेनेंस के नाम पर घंटा 6-8 घंटे लाइट बंद रखते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, तब क्या करते हैं? देखिए, चीओ का जाके पावर कंट्रोल रूम में बैठ जाना या चीफ इंजीनियर लेवल ग्रेड 20 के ऑफिसर का जाके बैठ जाना मैटर करता है। नो डाउट। कम से कम जो स्टाफ है वो मुस्तैदी से काम करेंगे। जिन लोगों ने बारिश के दौरान बहाना बनाकर दफातर में बैठ जाना था उनको पता होगा कि कंट्रोल रूम में उनके ऑफिसर्स बैठे और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसका बराह रास्त फायदा तो होता है ना, ये तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है ना, इसको तो हम देखना चाहिए। दूसरा जो पहलू है कि 12 से 14 घंटे तक इलाकों में बिजली का बंद रहना, जो कई ऐसे इलाके हैं जो अभी भी मुतासरा है, वो सवालिया निशान है कंपनी की कारकर्दगी पर। मौसम सरमा में बिजली का बंद कर देना और 8-8 घंटे तक दरख्तों की कटाई और ट्रांसफार्मर्स की अपग्रेडेशन और लाइनों को तब्दील करने के मामला को देखना, इसके बावजूद पहली बारिश होना और उसमें इतना बड़ा ब्रेक डाउन और मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद हो जाना, ये जरूर सवालिया निशान है लैक्टो की कारकर्दगी पर, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिजली बंद है और सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद सिप्रा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नो डाउट अच्छी बात है कि आपके लिए इसको चीफ आके बैठ गए, आपके सर्कल के अफसरान बैठ गए। कम से कम ये जरूर होगा कि जो सारे कॉल करता है, हमने तो खुद एक्सपीरियंस करके ये देखा कि फोन उठा के या तो साइड पे रख देते हैं या उठाते हैं तो जी रवैया इस तरह का होता है, उठाकर साइड पे नहीं रखते, वो उठाने की जहमत ही नहीं करते। चले अफसरान के आने से ये जरूर हो जाएगा कि रिस्पांस दे देंगे, टाइम पे पहुंचे ना पहुंचे। जब एक लंबी क्यू आपके पास होती है तो फिर टाइम तो लग जाता है जाते हुए जी। अच्छा जी, ये तो थी जी सूरत हाल। जिन लोगों की बिजली अभी तक बहाल नहीं हुई तो परेशान ना हो जी, काम इस पे चल रहा है, हो जाएगी इंशाल्लाह। खबर आज की पहली क्या है? बिजली खरीदारी का नया निजाम, IPP से छुटकारा मिलेगा। 1 मेगावाट से ज्यादा लोड रखने वाले सारिफिन प्राइवेट बिजली घरों से खरीदारी कर सकेंगे। राव साहब समझा दें जरा। देखिए, मैं इसी स्टोरी को देख रहा था जब आप शाहिद सिप्रा साहब से फीडर स्ट्रिपिंग का हस्बे रवायत जो इशू है उस पर डिस्कशन हो रही थी, तो अब ये एक तजवीज़ है और इसमें सिर्फ लेस्को का जिक्र है। लेस्को डील करता है 5 अजला को, 5 अजला को, मेरा ख्याल 5 अजला ही बनते हैं क्योंकि गैपको फिर आ जाता है, लाहौर, ननकाना साहब, कसूर और शेखुपुरा के साथ साथ उकाड़ा, ये लेस्को का जो डोमेन है वही। अब इस एरिया में ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल सेक्टर भी है और यकीनन बड़े सेक्टर्स ऐसे हैं जो 1 मेगावाट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। तो एक ये फार्मूला बनाया गया कि डायरेक्ट जो अदायगी है, अगर IPP से बिजली लेकर देगा तो उसमें जो, यानी अगर इस हदूद में लेस्को है तो गुजरावाला के एरिया में जेस्को है या फेस्को फैसलाबाद के एरिया में, तो इन डिस्कोज के हवाले से अब डिस्कोज फैसिलिटेट करेंगी और बराह रास्त एक एग्रीमेंट करवाएंगी जो कि जिससे खबर के मुताबिक तो ये कहा गया है कि इससे जो इम्पैक्ट है वो कम होगा क्योंकि बिजली की कीमत का फ़र्क पड़ेगा और फिर बराह रास्त अदायगी होगी। IPPs के जो इश्यूज़ हैं वो एड्रेस करने में भी आसानी होगी और जो बोझ है IPPs का वो भी कम होगा क्योंकि बिजली सारफ जो है बराह रास्त इस्तेमाल करेगा। रेंट की मद में लेस्को, फेस्को या जेस्को अगर आती है उसकी हदूद में एरिया, तो रेंट की मद में जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो इस्तेमाल करेगा सारफ। यानी कोई सनत, ऑब्वियसली 1 मेगावाट सनत की ज़रूरत हो सकती है, किसी हाउस होल्ड की तो ज़रूरत हो नहीं सकती, इंडस्ट्री की ये ज़रूरत है और ये बराह रास्त इसको लिंक करवाने की। लेकिन मसला ये है कि IPPs के साथ जो एग्रीमेंट्स हैं वो तो बहुत हमें यही पता है कि वो बहुत, उनकी जो कॉस्ट है वो पे करना पड़ती है, बिजली लें या ना लें। अगर सनतकार की फॉर इंस्टेंस 2 छुट्टियां आती हैं वीक में, यानी 8 दिन उसको बिजली नहीं चाहिए, या तो वो राउंड द क्लॉक बिजली इस्तेमाल करे तो शायद वो अपना जो सिस्टम पूरा करेगा, तो उसका क्या होगा, उसमें जो मुबम है। बहरहाल अभी तो ये सोचा गया है और कहा तो यही गया है कि IPP से छुटकारा मिलेगा, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। IPPs का तमाम हुकूमतों के साथ, जो इसके ओनर्स हैं,
IPPs के उनके तमाम हुकूमतों में उनके लोग मौजूद हैं, असर व रसूख उनका है। हाल ही में आपने देखा है कि बड़ी मुश्किल से प्राइम मिनिस्टर ने 7 रुपये सिर्फ बिजली, यानी 20 रुपये से बढ़ के 54-55 पे, और अगर आप कैलकुलेट करते हैं 300 से ऊपर आपका बिल, तो वो 62-64 रुपये आपको यूनिट कॉस्ट करता है, टैक्सीज इंक्लूड करके, तमाम तरह के जो टैक्सीज हैं। तो सिर्फ 7 रुपये 41 पैसे या 7 रुपये 69 पैसे और 7 रुपये 41, 2 कैटेगरीज हैं इसमें। तो ये करके, और कितनी बड़ी सेरेमनी प्राइम मिनिस्टर ने रखी कि हमने ये बहुत बड़ा जो है वो अचीवमेंट किया। बिलाशुबा बिजली की कीमतों में कमी एक एहसन इकदाम है, लेकिन इसके हवाले से और करने की ज़रूरत है। इरफान साहब, इसमें देखिए खबर बहुत ज़बरदस्त लग रही है और इस सिस्टम की हमें बहुत सालों पहले ज़रूरत थी। आप देखें इस सिस्टम के खबर के मुताबिक कि आप प्राइवेट सेक्टर से बिजली जो है वो ख़रीद सकेंगे 1 मेगावाट से ज़ायद के जो सार्फिन हैं। अब प्राइवेट सेक्टर क्या होगा, जैसे हम इस पे अक्सर बात करते थे कि फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर हर जो एरिया है जिसमें 500 घर हैं या 1000 घर हैं, तो वहाँ पे एक प्राइवेट सेक्टर जो है वो काम करता है। वो वहाँ पे मुख्तलिफ अपने पैकेजेस देता है कि मेरे पास, जैसे आपके पास मोबाइल कंपनीज पैकेज देती हैं कि हम इतने नंबर मिनट फ्री देंगे, हम ये फैसिलिटी उसमें देंगे, इसी तरह ये पावर कंपनीज जो हैं फॉरेन के अंदर वो वहाँ पे पैकेजेस देते हैं। जो आपको पैकेज सूट करता है आप उसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ये समझे बारिश का पहला कतरा है कि हम इस सिस्टम की जानिब जा रहे हैं कि जहाँ पे हम प्राइवेट सेक्टर से बिजली खरीद सकेंगे। अब प्राइवेट सेक्टर जिस जगह के ऊपर भी आएगा तो वहाँ पे उस सिस्टम से बेहतर होगा जो IPPs के साथ हमारे मुआहदे कई सालों से चले आ रहे हैं, जिसमें हम, जैसे आप लोगों ने बात की कि बिजली बनाए ना बनाए, हमने उसके टैक्सेस, उसके पैसे, उसका चार्ज करना ही करना है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप बिजली जितनी खरीदेंगे उसके आप पे कर देंगे, उसके पे कर देंगे। तो इस सिस्टम से जहाँ पे IPP से आपको छुटकारा मिल रहा है, वहीं पर आपके जो बिजली के नर्ख हैं उसके अंदर भी खातर कमी आएगी। जैसे कंपटीशन अगर मुख्तलिफ पावर सेक्टर्स के अंदर आ गया कि हमने बिजली इस एरिया में देनी है, जैसे आप एग्जांपल ले लें कि जो आपके एरिया में केबल ऑपरेटर्स हैं, केबल ऑपरेटर्स आपको पैकेजेस भी सस्ते देते हैं, आपको बताते हैं इतने चैनल भी ज़्यादा देंगे, इंटरनेट की स्पीड ये देंगे, ये सारी चीज़ें। वो इसी तरह जो पावर सेक्टर अगर उस एरिया के अंदर फाल हो गए तो ये एक बहुत हेल्दी कंपटीशन होगा। एक और बड़ा जबरदस्त चीज होगी, सारिफ को बराह रास्त फायदा होगा और उसके साथ साथ कंपनीज जो हैं जैसे डिस्कोज हैं इनको भी फायदा होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इन्हीं की यूज करनी है। उसने अपनी उसने डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। एक और इसका एलिमेंट है कि हर सूरत में IPPs को बिजली बनानी पड़ेगी। ये पहले तो ना ब्रेक तक आ जा रहे हैं जी, ब्रेक ले लेते हैं, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे थे कि कोई रिएक्शन होना चाहिए, कोई सख्त रद्द-ए-अमल होना चाहिए, तो उस तरफ आ ही गई है हुकूमत, और इन्होंने वाकई ही मजबूर मेरे ख्याल से कर दिया, क्योंकि 1 महीने बाद ये डिसीजन लिया गया। अस्पतालों के लिए डेली वेजेस मेडिकल ऑफिसर्स की खिदमत लेने का फैसला किया गया है। अब हड़ताल का कोई तो तोड़ निकालना था। डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन UHS के जरिए होगी, वहीं से तनख्वाह मिलेगी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का पीर से अस्पतालों में इंडोर सर्विसेज बंद करने का ऐलान। इरफान साहब, देखिए मैं अक्सर कहता हूँ कि जो माफिया होता है इसके सामने कभी भी हुकूमत को सरेंडर नहीं करना चाहिए। और जिस तरह ये एहतजाज किया गया, जिस तरह ये सारा कुछ किया गया, उसमें जहाँ पे हुकूमत जो है वो हमें खुद सरेंडर करती हुई नज़र आई, घुटने टेकती हुई नज़र आई, वहीं पर जो आम आदमी है उनका बहुत नुकसान किया गया। आप देखें कि 22-25 रोज़ जो है वो माल रोड के ऊपर एहतजाज का सिलसिला जारी रखा गया, और जहाँ पे हाई कोर्ट की तरफ से क्लियर ऑर्डर है कि इस माल रोड के ऊपर कोई एहतजाज नहीं होगा। यहाँ पे 144 सेक्शन जो है उसको लगाएगी। ताजरों की तरफ से इसके जो है अपील की गई थी हाई कोर्ट से, उसके बाद ये अहकाम दिए गए। हुकूमत ना तो ये अहकाम जो है हाई कोर्ट के उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवा सकी, उसके बाद डॉक्टर्स की जानिब से जब इस हद तक जाया गया कि वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट जो है, हाउस जो है, उसको उसकी दीवारों तक पहुंचने की कोशिश की, उसके दरवाजे फलांगने की कोशिश की, उससे चंद कदम के फासले के ऊपर हमारे पास इंटरनेशनल प्लेयर जो हैं वो यहाँ पे थे। सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है भारत के साथ, भारत अक्सर आपके साथ ये प्लान कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पास
दहशतगर्दी का वाक़या रूनुमा करे। और इसकी जो प्रूफ है, आपके बहुत से वज़रा जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए करके बता चुके हैं, DGI-SPR बता चुके हैं, लोग सारे बता रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है हुकूमत ने कुछ नहीं किया और 22 रोज़ इनको बैठने दिया गया। जब ये पुलों से पानी गुजर गया उसके बाद जो है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया गया और रोड खुलवाया गया। उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर्स ने आउटडोर सर्विसेज जो तमाम जो हैं वो पूरे पंजाब के अंदर बंद कर दी। अच्छा, सर्विसेज आप बंद कर दें, आपका एहतजाज है आप करें, लेकिन एहतजाज का कोई तरीकाकार है। ये नहीं कि आप जो सर्विसेज जिसके लिए मसीहा आपको डिक्लेयर किया जाता है, मसीहा कहा जाता है, समझा जाता है, वो सर्विसेज आप बंद कर दें और वो उसके बाद आप डबल जब वाला काम जो है करना शुरू कर दें। अब हुकूमत की तरफ से ये इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन ये भी कोई लॉन्ग टर्म जो है इंतजाम नहीं। आप देखिए डेली वेजेस के ऊपर डॉक्टर जो है रखे जाएंगे, UHS उसकी रजिस्ट्रेशन करेगा और इनको तब तक रखा जाएगा कि जब तक ये मामलात सॉर्ट आउट नहीं हो जाते। और इसके साथ साथ इनको मुलाजमत पर नहीं रखा, तनख्वाहें तो बंद की जाएंगी ना। देखें पता नहीं आप करते हैं कि नहीं। अब अगर अभी तक शुरू की है इनकी तनख्वाहें कुछ लोगों की की गई है, कुछ लोगों की की गई है, लेकिन जब तक आप इसके ऊपर सख्त इकदाम नहीं करेंगे तो कल को कोई और डिपार्टमेंट उठेगा, वो रोड ब्लॉक कर देगा, वो कहेगा कि हम इस सिस्टम के अंदर बेहतरी नहीं लाने देंगे। अब अगर हेल्थ सेक्टर के अंदर बेहतरी लाई जा रही है, इसको एक बोर्ड जो है, ये तमाम लोगों की सैलरीज जो थी वैसे ही चलनी थी, इन तमाम लोगों ने काम वैसे ही करना था, वैसे ही नहीं करना लेकिन करना था कानून के मुताबिक। लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने कहा कि हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस क्यों हो, हमारे ऊपर जो है वो निगरानी कोई क्यों करे कि हम काम कर रहे हैं कि ना करें। उसका तोड़ इन्होंने निकाला कि सड़क के ऊपर आके बैठ गए। 22 रोज तक हुकूमत इनके आगे घुटने टेक के बैठी रही कि इनसे बात करेंगे, इनको उठाएं, इनको तरीके के साथ उठाएं, इनको रास्ता दें, जगह दें। लोगों का जीना हराम किया गया, सिक्योरिटी रिस्क के ऊपर डाली गई। और अब आप डेली वेजेस के ऊपर डॉक्टर लेने जा रहे हैं, ये दिहाड़ी पे मजदूर लेने जा रहे हैं। आप डॉक्टर्स हैं जिनको एक बाइज्जत पेशा जिसको कहा जाता है और जिसने मतलब आपको बहुत सारी, आप डॉक्टर की शक्ल ही देखते हैं, आपको लगता है आप सही हो जाएंगे और आप उनको दिहाड़ी पे लेने जा रहे हैं। आप इसका प्रॉपर कोई सोल्यूशन अभी तक क्यों नहीं निकाला गया? जो यही देखिए, यही कानून था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर MTI एक्ट जिसको कहा जाता था, यही नाफिज करने की प्लान किया जा रहा था। तब भी इस माफिया ने वहां पे रोड़े अटकाए और अब भी ये माफिया जो है ये इसी तरह कर रहा है। और इसमें आउटडोर बंद करना मैं समझता हूँ सख्त ज्यादती है। और अब तो कहा जा रहा है कि अब तो इंडोर भी सर्विसेज जो है वो भी पीर से बंद की जाएंगी। इसका मतलब है नहीं, इमरजेंसी नहीं होंगी, वो इंडोर के अंदर जो आपके ऑपरेशन वगैरह जो रूटीन में चल रहे होते हैं कि आपका 5 दिन बाद ऑपरेशन होगा, पहले ही सरकारी अस्पतालों में तमाम चीजें जो है वो आपकी मंथ्स लगते हैं, आपको डेट लेने में, वो डेट लेने पे मंथ लगते हैं। MRI आपने करवानी है, उसके लिए आपको महीने का टाइम दिया जाएगा। वो तमाम प्रोसेस जो है जिसको इंडोर सर्विसेज कहा जाता है वो तमाम बंद करने की धमकी दी गई है। और अब अभी भी अगर हुकूमत ने इस पे होश के ना लिए तो आप देखिएगा ये हॉस्पिटल्स को ये लोग ताले लगाएंगे और फिर हुकूमत कहेगी कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं, उसके पैसे हम देंगे क्योंकि हमने आपको हेल्थ कार्ड इशू किए हुए हैं। तो ये सूरत हाल जो है इस वक्त हुकूमत की रेट किसी जगह के ऊपर नजर नहीं आ रही कि आप इस तरह चंद 100 लोगों के हाथों यरगमाल बनकर, सही बात है, दर्जनों लोग, चंद 100 लोग, जो माल रोड के ऊपर एहतजाज जो था उसमें चंद 100 लोग थे, उससे ज्यादा पुलिस है वहाँ पे। बिल्कुल सारा कुछ है, सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत ने वहाँ पे घुटने टेके और हुकूमत ये देखती रही कि CM हाउस तक ये पहुंच गए। मतलब इन्होंने इस कदर ब्लैकमेलिंग आप अंदाजा लगाएं कि ये इतना बेशरम और बेहया तबका है और ये मसीहत, ये जो मसीहा इनको हम कहते हैं, वो भी इनको किसी सूरत नहीं कहना चाहिए, इनको कसाब कहना चाहिए। और ये जालिम और ये असल जालिम ये है। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये तनख्वाहें ले रहे हैं और % प्रिविलेजेस सारे इंजॉय कर रहे हैं और सरकारी गाड़ियाँ भी वहाँ पर इनको पिक एंड ड्रॉप की सूरत फराहम कर रही हैं। फिर यंग डॉक्टर्स, फिर हेल्थ अलाइंस, फिर फलां, और ये सारे लोग आप अंदाज़ा लगाएं कि हर चीज़ जो है वो सरकार की, आवाम के खून पसीने की कमाई से, टैक्स पेयर के पैसे से ये पल भी रहे, इनके बच्चे भी पल रहे हैं। और ये ऐसे लोग हैं कि इनको काम
के वक्त मौत पड़ती है और ये असल आप में मसला ये क्या है सारा? सोचें, जो बच्चे सारा नहीं मसला पढ़ के क्या इस है? फील्ड में आ रहे हैं ये- उनको क्या मैसेज जा रहा ये है ना यहाँ खुद से? काम करते हैं, वो भी देखे, वो ना नए- खुद काम करते अब हैं नए इरफान लोग साहब, आप और देखें ना तो ही यहाँ पे आपको ऐसे ना सड़कों ही के ये ऊपर किसी नजर और को आते हैं। काम करने दे रहे हैं। पूरी माल रोड इन्होंने पिछले 25 दिनों से मफलूज करके रखी हुई ताजर बेचारे कहते वहाँ हैं पर हमारा भी रखी है, करोड़ों राउत रुपए साहब, का ये नुकसान। उड़ चुका है वहां से कहीं हाँ, कहीं। अब तो खत्म आप हो अंदाजा गया अब क्या लगाएं। हो गया, उड़ चुका है। शायद आपको पता नहीं, आपका ट्रैवल नहीं हुआ वहाँ इसको पे। 22-25 रोज 25 रोज तक तो इनका ऐसे ही है। एहतजाज गया 22 रोज एहतजाज। 22 रोज एहतजाज। अब आप अंदाजा लगाएं, कैलकुलेट कर लेना 22 रोज को कि किस तरह से बिजनेस खैर ये वाला एग्जाम होगा, इससे भी आगे बढ़ के कुछ करेंगे तो गवर्नमेंट को ब्लैक डेली वेजेस मेलिंग की बजाय माफिया का कुछ करेंगे। गवर्नमेंट को डेली वेजेस की बजाय इन सारे लोगों को फारिग कर देना इनको सब लोगों को बर्खास्त करें और इनको सैक करने के बाद ये नई भर्ती करें। बहुत सारे डॉक्टर्स यकीन कीजिए कि वो इस इंतजार में है कि उनको जॉब मिले और चलें। उनके साथ जो उम्मीद करते बाकायदा हैं एक कि एग्रीमेंट है मरीजों वो का किया बेचारों जाए का ताकि कोई कुछ एहतजाज की हाल हो, कोई उनको कम हाल से ना कम बने। डॉक्टर्स मिल जाए इलाज के लिए। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर ये है कि तजदीद, जो कि आप रीन्यू कहते हैं जी, नया दोबारा से नया बनवाना, तरमीम या फिर गुम होने पर दोबारा कार्ड बनवाया जा सकेगा। आपने कुछ चेंजेस अगर करवानी है तो दोबारा कार्ड बनवाया जा सकेगा। बगैर चिप के शनाख्ती कार्ड पर जदीद सहूलियात फराहम होंगी। सो ये बहुत मेरे ख्याल से अशद ज़रूरी था कि लोगों को इस हवाले से भी सहूलियात दी जाए। खैर इस पर हम शो भी करेंगे, कुछ ऑनलाइन चीज़ें भी आप घर बैठे कर सकते हैं। सो वो आप आसानी से, मेरे ख्याल से मोबाइल फ़ोन हर कोई यूज़ कर रहा होता है, उल्टे सीधे काम हम इस पर कर रहे होते हैं, वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं, टिकटॉक देख देख के ज़ाया कर रहे हो। तो ये चीज़ें आप अगर लाइनों में लगे, आपके लिए कितनी अच्छी फैसिलिटी दी है। कुछ चीज़ों को समझ के आप घर बैठ के अगर ये सब चीज़ें कर लेंगे तो आपके लिए आसानी है। तो इंशाल्लाह इस पर करेंगे हम शोराव साहब। देखिए, एक सहूलत है नादरा की जानिब से। एक तो जब से वफाकी वज़ीर दाखिला ने चार्ज संभाला मुस्तफ़ा नकवी ने, तो उसके बाद से बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई हैं। पासपोर्ट का ऑफिस हो या नादरा का ऑफिस, इसमें आपको जो सर्विसेज हैं उसमें बतदरीज काउंटर्स बढ़ा दिए गए, पासपोर्ट वाली साइट पे चले, बतदरीज इजाफा हो रहा 24/7 है। आपको इसकी सहूलत दे दी गई और क्या ड्यूरेशन को कम चाहिए। किया गया, फिर चिप के साथ और फिर वो मुख्तलिफ जो इक़साम की जो सर्विसेज दी जा सकती हैं वो उनको फौरी तौर पर मुहैया भी किया गया। और अब ये जो बगैर, आपने देखा होगा कि जब शुरू हुआ था कार्ड तो वो बगैर चिप के ही शुरू किया गया था और शायद उसमें डेटा का कोई ऑब्वियसली उसको मज़ीद जदीद करने के लिए अब ज़ाहिर है वो सारी चीज़ें तो उनके साथ आ गई। अदरवाइज़ तो वैसे अगर नादरा से आपका कार्ड बनता है, वो चिप वाला हो या बगैर चिप के, तो वो डेटा तो आपका हर जगह पे मौजूद होता है सरकार के पास, तो उसमें कोई नहीं। इसको जदीद करने के हवाले से इसकी ज़ाहिर है फ़ीस भी 400 रुपये तक फ़ीस है इसकी। अदरवाइज़ तो अगर आप चिप वाला कार्ड बनवाते हैं, एक हफ्ते में आपको चाहिए तो वो 2500 फ़ीस है, 1500 फ़ीस है। तो ये भी एक सहूलत है। और फिर बहुत सारी सर्विसेज को तो ऑनलाइन भी किया गया है और इसमें मुसलसल इक़दाम हैं। अच्छा है, नादरा जितना ज़्यादा, जब भी आप नादरा के ऑफिस जाएं तो आपको कभी भी वहाँ पर रश जो है वो कम नहीं मिलेगा। रात वहाँ 12 बजे भी चले जाएं हाँ, तो वहाँ लाइनें और यही ऑब्जेक्टिव था इनको राउंड द क्लॉक शुरू करने का जब ये मेगा नादरा सेंटर्स बने। लेकिन फिर भी रश ज़्यादा है तो जाहिर है ऑब्वियसली ये 2.6 मिलियन आबादी है तो फिर वो ये तो इश्यूज होंगे ही। तो इसमें अगर आप फैसिलिटीज देते हैं घर बैठे भी या अगर कोई वहाँ पर आता है तो एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। इरफान साहब देखिए अना, जो आप लोग बात कर रहे हैं चिप के और बगैर चिप के, तो ये मैं आपको बताऊं कि ये पासपोर्ट हो, आपका शनाख्ती कार्ड हो, इस पे चिप का मकसद ये नहीं होता कि इसमें कोई चिप में कोई ज़्यादा सहूलतें आपको, है इसमें कि हाँ। ये इसके सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। जैसे कि आप पासपोर्ट जो है वो उसको सिर्फ आप एक पेपर समझ कर वो नहीं रखा जा सकता। पासपोर्ट के वहाँ पे सैकड़ों की तादाद के अंदर सिक्योरिटी फीचर्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। चिप की मदद से उसको मज़ीद सिक्योर किया जा सकता है, क्योंकि बहुत से इश्यूज़ केसेस ऐसे सामने आए जिसमें जाली पासपोर्ट बनवा लिए गए, जाली शनाख्ती कार्ड बनवा लिए गए। और जब से आपने मोहसिन रज़ा नकवी को ये उनके पास ये चीज़ें आई, नादरा का कंट्रोल उन्होंने संभाला, तो उसके बाद इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने खसूसी तौर पे फोकस किया कि आपने जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं इसमें अपग्रेडेशन है, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। आप देखें कि ये जो चिप वाले पासपोर्ट हैं, इसको आप किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर इसकी वेरिफिकेशन बहुत इजी कर दी गई। तमाम जो एयरपोर्ट थे उनको इंटीग्रेट किया गया, सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया पूरी दुनिया के साथ,
और इसी तरह नादरा का सिस्टम जो है पूरी दुनिया के साथ इंटीग्रेट किया गया है। इसके लिए ये सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं कार्ड के अंदर मौजूद थे, और अब क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ साल पहले से ये चिप के कार्ड आने शुरू हुए थे, तो उससे पहले के कार्ड, क्योंकि 10-10 साल का 15-15 साल के भी लोग कार्ड बनवा लेते हैं, तो उसके लिए उनकी अपग्रेडेशन नहीं की गई। अब इसमें उनकी अपग्रेडेशन के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। अब आप जितने नए पासपोर्ट देखेंगे, जितने आप देखेंगे शनाख्ती कार्ड देखेंगे, वो आपको इन नए सिक्योरिटी फीचर्स के साथ नज़र आएंगे। और इसी के लिए ये सहूलत दी जा रही है कि जिन लोगों के पुराने शनाख्ती कार्ड हैं नादरा के, उनको रीन्यू करवाएं, गुम होने की सूरत में उनको जो है वो डुप्लीकेट दिया जाए। और इसके लिए फैसिलिटीज़ जो हैं वो आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो हैं फ्राहम की गई हैं। असल में हमारे लोगों का इशू वही है जो आपने जिसका स्टार्ट में बात किया कि लोग जो हैं मोबाइल का ऊट पटांग इस्तेमाल तो बहुत करेंगे, बहुत चीज़ें जो हैं वो उसके ऊपर जो है वो टाइम ज़ाया करेंगे, लेकिन जो काम की चीज़ें हैं वो इससे हासिल नहीं करेंगे। अभी आप सिर्फ इंटरनेट के ऊपर गूगल पे जाकर या किसी भी सर्च इंजन के ऊपर जाकर आप नादरा की वेबसाइट जो है उसको ओपन करें, और उसके अंदर आप सिर्फ अबाउट्स और उसके जो हेल्प सेंटर हैं उसमें जाके देख लें, तो आपको कई चीज़ें जो लोगों की क्यूरीज हैं कि हमने इसको रीन्यू करवाना है, हम कहाँ जाके करवाएं, हमने इसके अंदर अपग्रेडेशन करवानी है, हमने इसके अंदर जो है वो मुझे आइडिया आगे इंशाल्लाह आने वाले शोज में हम जरूर इस पे काम भी करेंगे और आपको थोड़ा सा बताएंगे भी कि किस तरह से आप ऑनलाइन क्या क्या चीजें घर बैठे कर सकते हैं, गाइड भी कर देंगे। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ ही। अच्छा जी, वापस आके हम बात कर लेते हैं दूध की कीमतों के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे पहले से डिस्कशन शुरू हो चुकी थी। डेयरी फार्म्स एसोसिएशन ने दूध आज खुद महंगा कर दिया। पूरे लाहौर में आप चले जाएं, दूध का मेयार भी डिफरेंट है, दूध की कीमतें भी डिफरेंट हैं। वक्त मेरे पास कम है, तकरीबन 2 मिनट, एक मिनट आप लोग के पास। देखिए, पहली बात तो ये है कि लाहौर शहर में आने वाला जो दूध है, मेरा तो उस पर शदीद जो रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि वो दूध आपको किसी भी शॉप से ताज़ा दूध जो हमने अपने बचपन में मुख्तलिफ दूध की दुकानों पे, शीर फरोशों की दुकानों पे हमने दूध और दही जो हम देखते थे, ऐसी तो कोई सूरत हाल है नहीं। फार्मूलेटेड सारा दूध आ रहा है, उसकी कीमत बेशक वो 220 रुपये रखें। जो दूध है खालिस, ये इस खबर के मुताबिक, ये खबर भी अंडर एस्टिमेट है उस हवाले से, जो खालिस दूध है वो 250 रुपये से कम अगर कोई देगा तो वो अपना नुकसान ही करेगा, बल्कि 250 रुपये से भी उसकी कीमत ज़्यादा है अगर आप उसको कॉस्ट करते हैं। तो अभी हम यही बात कर रहे थे कि पहले तो कोई शॉप तो दिखा दें जहाँ पर गाय का दूध आता हो, कोई भैंस का दूध कहीं पे आता हो। आता ही नहीं है, सारा फैब्रिकेटेड दूध है। जो शाम को ट्रॉलर्स आते हैं, जो पकड़े जाते हैं वो बहा दिया जाता है, जो गुजर आते हैं फूड अथॉरिटी, खबरें कहीं पे और जो बीमारियों में इजाफा या अस्पतालों में रश, जानवरों को लगने वाली दवाइयां, सबसे ज्यादा जो जुल्म है वो दूध के साथ हो रहा है। सबसे खौफनाक चीज़ ये है कि आपके जो एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं वहाँ पे आपका जो है फूड डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ पे लैब्स वहाँ पे और उनका अमला मौजूद होता है। वो हर जो रैंडमली वहाँ पे चेकिंग करते हैं और उस इतनी सी डब्बी में दूध निकालते हैं। कर लेंगे दुकानों में लाके, जो नहीं, मैं वही बताने लगा हूँ कि इतनी सी डब्बी में वो लाकर उसको चेक करते हैं। वो कहते हैं कि जी नहीं ठीक है, या जिस जगह पे कहते हैं नहीं ठीक, उसको जो है वो बहा दिया जाए। लेकिन असल बात ये है कि लाहौर में जितना दूध इस्तेमाल हो रहा है, पूरे पंजाब में इतनी गायें भैंसें नहीं हैं जिनका दूध जो है सिर्फ लाहौर के अंदर पूरा कर दिया जाए। आप दुकानों के ऊपर जो सूरत हाल देखते हैं, क्या आपको यकीन है कि वो दूध ही है? वो दूध नहीं है। इसके लिए हमें फूड अथॉरिटी को काम करने की जरूरत है। अब देखें, इस खबर के मुताबिक गाय का दूध 175 रुपए फी लीटर होलसेल पे फरोख्त किया जा रहा है। ये होलसेल कहाँ पे है, कौन सी दुकानें हैं जहाँ पे 175 रुपए गाय का दूध, यहाँ पे तो दूध जो है वो 250 रुपए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। हेडलाइंस के बाद आते हैं। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हमारी ज़िंदगी के कुछ बहुत अहम डिसीजन होते हैं जिस पर हमारी पूरी ज़िंदगी मैटर कर रही होती है। आपकी शादी, यानी जिसको हम निकाह कहते हैं, निकाह का प्रॉपर तरीक़ेकार क्या है, और अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमारा इस्लामी मुआशरा है, सो फैमिली के साथ
जो फैमिली की रजामंदी से शादी होती है, उसके अलावा भी हम देखते हैं कुछ लोग अपनी पसंद की बुनियाद पर फैमिली से हटकर जो निकाह करते हैं। अच्छा, हमें ये भी जानना है कि निकाह बेसिकली है क्या, इसकी अहमियत क्या है? क्या आप 3 दफ़ा बस ये कह दें कबूल है तो निकाह हो गया, कि इसको प्रॉपर तरीक़ेकार को फॉलो करना होता है? ये भी जानेंगे। और इसके बाद तलाक और खुला का प्रॉपर तरीक़ेकार क्या है, हमारा दीन इस्लाम इसमें क्या कहता है, और फिर कानून इसके मुताबिक क्या कहता है। जी, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होते हैं कि हम देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई और तलाक दे दी, और उसके बाद जी आप कहते हैं अच्छा जी हमने तो 2 दफ़ा कहा था, हमने तो 1 दफ़ा कहा था, अब उसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है। तो हम डिटेल में इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मजहबी स्कॉलर मौजूद हैं, अलामा एहसन उवैस साहब और सईदा फातिमा बतूल, जो कि माहिर कानून है। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। अलामा साहब, मैं आपसे स्टार्ट कर रही हूँ। निकाह की शरई अहमियत क्या है, हमारा दीन इस्लाम निकाह से मुतल्लिक क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकाह असल में इसके लुग़वी इस्तिलाही माना, यानी जो इसके लिंग्विस्टिक मीन और इसका मेडिकल जो डेफिनेशंस बनती हैं उसके मुताबिक ये अक़द है और एक गिरा है। ये मर्द और औरत के दरमियान एक गिरा है जो जिसके तहत वो दोनों असल मकसूद इसका नस्ल इंसानी की बका, उसकी बका रखने के लिए इसको एक प्रॉपर चैनल के ज़रिए दीनी रिवाज में अक़द और उस गिरा में बांध देना कि मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ मुत्तसिल रहें और तहफ़्फ़ुज़ नस्ल इंसानी अगली जनरेशन को प्रॉपरली एक तहफ़्फ़ुज़ मिल सके और उनको एक सरपरस्ती मिल सके शख्सियात की। ये इसलिए इसका एक मकसद निकाह का ये है और ये गिरा बन जाती है। फिर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद और अहादीस की रोशनी में जब हम इसको देखते हैं तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद इसको हम निकाह को सिर्फ एक बोझ की सूरत में हमारे माशरे में पेश किया जाता है, ऐसा नहीं है। ये जो निकाह है इसको रिश्ता मवद्दत कहा गया है, रिश्ता रहमत कहा गया है और रिश्ता तस्कीन कहा गया है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में लितस्कनू के लफ्ज़ आए हैं, मवद्दा के लफ्ज़ आए हैं, रहमा के लफ्ज़ आए हैं। रहमत, मवद्दत और सुकून, ये 3 चीज़ें निकाह के अंदर शामिल हो जाती हैं जब इंसान इस निकाह में शामिल होता है। और इससे इंसान का एक रब्त और एक यकसुई और इंसान बहुत सी बुराइयों से, बहुत सी बीमारियों से, बहुत सी डिजीजेस से और बहुत सी चीजों से बच जाता है। चलें जी, ये निकाह के हवाले से। मुझे बता दें अब निकाह का प्रॉपर तरीक़ेकार क्या है? देखिए, निकाह के प्रॉपर तरीक़ाकार इजाब व कबूल होता है, मगर गवाहों को रखने का मकसूद ये है कि जिसमें खातून का तहफ़्फ़ुज़ अच्छा या मर्द का भी तहफ़्फ़ुज़, दोनों तरफ ये बराबर रख के उसको कि ताकि उनके दोनों की प्रोटेक्शन रहे, ताकि किसी की मौजूदगी में चीजें हुई हैं कि ये मियाँ बीवी हैं, कोई इन पर इल्जाम ना लगा सके, कोई और को हम काम ना कर सके। सही। अब दूसरी चीज इसके अंदर जो है आज के दौर के मुताबिक जो हम इजाब कबूल करवाते हैं, जो हक महर मुकर्रर करते हैं, ये जरूरी हक महर तो लाजमी चीजों में से है। अगर हक महर कोई नहीं भी मुकर्रर करता तो फिर भी हक महर देना पड़ेगा, उसको कहते हैं महरे मिसल। ठीक है। महरे मिसल की टर्मिनोलॉजी फुकहा ने इस्तेमाल की है इस्लामिक जुरिस्पोंडेंस के अंदर। तो वो जो मिसल है, तो अलामा साहब ये हर निकाह का हिस्सा होना चाहिए, लाज़िम व मलज़ूम है? होना चाहिए, आज के दौर की जरूरत है। बल्कि जो मुस्लिम फैमिली लॉज आ रहे हैं उसके अंदर जो रिटन पेपर का कहा गया है, इससे सबसे बढ़कर विमेन यानी खातून की प्रोटेक्शन है। कल को मर्द मुकर जाए, इनकार कर दे, और आजकल तो पे दर पे यही वाकयात हो रहे हैं। अच्छा जी, मैं अपनी दूसरी मेहमान जो कि सैयदा फातिमा बतूल माहिर कानून है, तो उनसे जानना चाहूंगी निकाह की कानूनी हैसियत क्या है। हम आज खवातीन को गाइड भी करेंगे कि अगर वो निकाह के बंधन में बन रही हैं तो बहुत सारी चीज़ें जिनका उनको ख्याल, अब जैसे अलामा साहब बता रहे हैं कि लाज़िम मलज़ूम है ये शर्त, तो हम समटाइम लोगों को देखते हैं कि लोग कहते हैं अच्छा जी लाज़िम मलज़ूम, मैं माजरत इंटरप्ट कर रहा हूँ, लाज़िम मलज़ूम का मतलब ये है दौरे हाजिर की इज्तिहादी नुक्ता नज़र से ये लाजिम किया जाए। जी जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, ये सबसे अहम सवाल है कि निकाह, जैसे इन्होंने बड़ी तफसील से बताया कि शरई हैसियत क्या है। अब इसको पाकिस्तान के कानून के हिसाब से हम कानूनी हैसियत में किस तरह से इनको ऑपरेट करते हैं। पाकिस्तान में 1961 में मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस नाफिज हुआ, उसमें सेक्शन 5 का इजाफा किया गया पहली बार पाकिस्तान में, और उसमें कहा गया कि पाकिस्तान में जो मुस्लिम मैरिज होगी वो रजिस्टर्ड होगी। जब रजिस्टर्ड होने का कानून नाफिज हुआ तो साथ ही शर्त आ गई कि फिर वो रिटन फॉर्म में होगा, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया है कि जब भी कोई मुआहदा करो उसको लिख लिया करो। सो ये एक मिसाक है, कुरान के मुताबिक भी निकाह एक मिसाक है, ऐसा मिसाक जिसको
इसके माबैन दो फरीक के माबैन कोई टर्म्स एंड कंडीशंस तय हो रही ठीक है। वो टर्म्स एंड कंडीशंस की कंसिडरेशन है, जैसे हक महर उसके लिए लाजमी जुज़्व है। सो जब ये निकाहनामा फॉर्म हमारे पास आता है तो आज मेरी सबसे गुजारिश यही है कि जब भी आप अपने बच्चों के, इवन बेटों के, जब आप निकाह करें तो उनको निकाहनामा पढ़ाइए, क्योंकि उसमें ख़ास कुछ शिकें लिखी हुई हैं जो दो फरीक के माबैन हैं। हमारे यहाँ अमूमन रिवाज ये है कि रिश्ता तय होता है और उसमें फैमिली ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, जो कि कोई गलत बात नहीं है, लेकिन चूंकि ये रिश्ता दो मुख्तलिफ फरीक के दरमियान अब हमारी सोसाइटी के मुताबिक अगर कोई लड़की ये कह देगी कि निकाहनामा दिखा दे, या हम दोनों बैठ के पहले निकाहनामे के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली बहुत पढ़ी लिखी फैमिलीज में भी उसको अच्छा नहीं समझा जाता ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बिकॉज बीइंग द टीचर्स, हम इसको कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को आगाही दें। निकाहनामा फॉर्म्स उनको हम दिखाते हैं, लाइक लॉ कॉलेजेस में तो ये हमारी रूटीन है, बट हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को हम ज़रा जल्दी अवेयरनेस दे दें कि यह निकाहनामा फॉर्म है, आपको ये पता होना चाहिए, ताकि उनके माइंड में कम अज़ कम एक ख़ास किस्म का एक जो उसका तहफ़्फ़ुज़ है उसका एक नुक्ता बैठ जाए और उस पर वो सवाल करना शुरू कर सकती हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारी फैमिलीज़ ज़्यादातर इसको कंजर्वेटिव व्यू इसके बारे में रखती हैं, लेकिन मैंने अब देखा है कि तब्दीली काफ़ी हद तक इस मामले में आई है, और इसमें हमारे एकेडेमिया का बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में इसके ऊपर वर्कशॉप्स कंडक्ट मजीद हों, हम करते रहते हैं, लेकिन इस पर अगर मजीद आगाही हो तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। इसमें लड़कों के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और लड़कियों के दोनों के अंदर ये आगाही बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं आएगी, आपका निकाह पाकिस्तान में, उसकी रजिस्ट्रेशन, कन्फर्मेशन, उसके मजीद उससे पैदा होने वाले जो मसाइल हैं उनका फिर हम हल अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। बिल्कुल, दीन इस्लाम के मुताबिक प्रॉपर निकाह में जो चीज़ें शामिल होनी चाहिए वो कौन कौन सी हैं, जिसके बगैर हम कहें कि अच्छा ये, क्योंकि हम दूसरी तरफ भी आएंगे जो लोग खुद अपनी पसंद की शादी करते हैं और इन चीज़ों को वो निकाल देते हैं, बट दीन के मुताबिक निकाह के दौरान किन किन चीज़ों को मद्देनजर? सबसे पहले तो जो खातून और मर्द यानी लड़का लड़की का बालिग होना, ठीक है, और इस पाकिस्तान के इस्लामिक फैमिली लॉ के मुताबिक 18 साल का लड़का और 16 साल से कम उम्र लड़की नहीं होनी चाहिए, कम अज कम 16 साल की उम्र। ये चीज़ें लड़का लड़की का होना, फिर उसके साथ गवाहान की मौजूदगी, फिर दोबारा कहूँगा प्रोटेक्शन के लिए ये ज़रूरी, हक महर का होना और इजाब कबूल का होना, और अब तीसरी चौथी चीज जो आ जाती है रजिस्ट्रेशन और रिटर्न फॉर्म, ये सारी चीजें प्रोटेक्शन के लिए दी गई हैं, ठीक है, ये लाजमी होना चाहिए। अच्छा, हक महर के हवाले से हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है ना कंजर्वेटिव वे में यूज किया जाता है, और इसमें जैसे एक बात की, इसमें हर तबका फिक्र शामिल है। गुलूफ भी पसंद नहीं, यानी कि हद से ज्यादा मुबालगा भी दुरुस्त नहीं है, और हद से ज्यादा नीचे गुजर जाना भी शरीयत के मुताबिक, ये असल में लड़के की अपनी माली हैसियत के मुताबिक है। ठीक है, मैं इसकी बड़ी एग्जांपल दिया करता हूँ कि एक बच्चे लड़के ने कम से कम 20,000 रुपए की शेरवानी पहनी है और 10,000 रुपए का नीचे सूट पहना हुआ है, और कम से कम लाख रुपए का फोन मोबाइल हाथ में है, और 5 से 10,000 की जूती पहनी हुई है, और जब हक महर की मर्तबा पूछा जाए तो कहते हैं वो जो शरी है। अब शरी का कोई 32 रुपए 10 आने का कोई तस्वुर इस्लाम के अंदर नहीं है। ठीक है, अगर आप ताजदार कायनात की प्यारी बेटी सैयदा कायनात का अगर भी हक महर देखें तो वो तकरीबन 400 दिरहम के करीब करीब बनता है, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात का भी जो हक महर देखे वो 500 दिरहम के करीब करीब बन रहा है। आप इसको आज के दौर के अंदर जरा करेंसी वाइज करें ना, और उसको कितना वैल्यू बनती है उसकी, तो इसी मुताबिकत से उसको मैनेज भी लड़के की माली हैसियत के मुताबिक करना चाहिए। तो बच्ची का हक है, उसके पेरेंट्स का हक है, वो मैक्सिमम जितना हक महर लिखवाना चाह रहे हैं लिखवा सकते हैं। देखिए, मैं फिर कहूंगा एतदाल का मकसूद ये है कि दूसरी तरफ जो है ना बिल्कुल अब लाखों में लिखवा दिया जाए कि मुमकिन ही ना हो, बड़ा पॉजिटिव एतदाल के साथ रखकर उसको मैनेज किया जाए, दोनों तरफ की बातों को मॉडरेट वे में। वैसे तो खातून को हक है कि वो अपना हक महर अपने मुताबिक बिल्कुल ले सकती है, इजाजत है, और उसको ढेर के ढेर कुरान ने कनातीर का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि इसकी इजाजत है उनको, लेकिन मर्द की सहूलत के मुताबिक जी अच्छा है। ठीक हो गया। कानूनी हैसियत ने कहा कि अगर कोई चैलेंज कर दे तो किस तरह से फिर कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है? देखिए, सबसे पहले तो अगर हमारे पास निकाहनामा फॉर्म के ऊपर हमारा फील्ड रजिस्ट्रेशन होगी तो उसका मतलब ये कि हमारी यूनियन काउंसिल में वो जो निकाह है वो रजिस्टर्ड होगा। रजिस्टर्ड का मतलब ये कि आपकी मुतल्लिका यूनियन काउंसिल में उसका इंदराज है और उसको यकीनी बनाना लाजिम है। ऑल्दो कि हमारे लॉ में वक्त नहीं लिखा कि उसमें लिखा जल्द अज जल्द उसका इंदराज करा दिया जाए। ठीक है। सो कई मैंने बीइंग अ लॉयर मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं 20-22 साल बाद जब इश्यूज पैदा होते हैं, निकाह में कोई भी प्रॉब्लम आ गई बच्चों के हवाले से, मियाँ बीवी में नहीं बन रही, तो पता चलता है कि निकाह तो हुआ था, रिटर्न भी था, निकाहनामा फॉर्म पे हुआ था बाकायदा जिस तरह सबकी गवाही में हुआ था,
लेकिन उसका इंदराज कभी नहीं हुआ। अच्छा। सो फिर उसका इंदराज एक फीमेल के लिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि उसको पहले इस्टेब्लिश करना है और उसके बाद उसको आगे लेके चलना है। सिमिलरली इससे मुतल्लिका बहुत सारे और मसाइल पैदा होते हैं। हक महर की जैसे इन्होंने बात की, हक महर की कंडीशंस कुरान मजीद में था कि उसका कुछ हिस्सा औरत अपनी मर्जी से माफ़ कर सकती है, हमारे यहाँ तो ज़बरदस्ती माफ़ करा देते हैं। वाकई ऐसे है। कुरान में इसमें है कि अगर वो चाहे तो कुछ हिस्सा, सूरह निसा वर्स नंबर 4 इसका रेफरेंस है। सो ये मामलात अगर हम अपनी बच्चियों को अर्ली एजेस में नहीं देंगे तो वो अपने हकूक़ को नहीं समझेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये चीज़ें आज के दौर में लाजिम व मलजूम है। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अलामा साहब की तरफ जाना है। खुला क्या है अलामा साहब, और औरत को कितना राइट है? हमारे दीन इस्लाम के मुताबिक दीन क्या कहता है खुला से मुतलिक? क्योंकि यहाँ पर तो जो खातून, इसका नाम भी ले ले, उसको सारी सोसाइटी, क्या आपका ख़ानदान बुरा भला कहना शुरू कर देता है। पहली बात तो यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बबरक़ात और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात रहमत, इन दोनों से बढ़कर कोई भी तक़वा, तारत और इनसे बढ़कर कोई भी हलाल व हराम नहीं जानता। तो हमें ये ज़ाती तक़वा और तारत के बजाय अल्लाह और उसके रसूल के दिए गए अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का कहा गया है, ना कि अपनी मर्जी की उसके अंदर चीज़ें डालकर ज़िंदगी को मुश्किल करने का कहा गया है। अब आ जाता हूँ खुला। खुला जिस तरह मर्द को तलाक का इख्तियार दिया गया है कि वो तलाक दे सकता है, खुला वो चीज़ है कि जब मर्द तलाक न दे रहा हो तो खातून जो है काजी जज के पास जाकर अपने तनसीख निकाह का खुला का मुकदमा दायर करती हैं। ठीक है। और खुला का मतलब होता है कि मिल्क निकाह को ज़ायल कर देना। ठीक है। यानी जो मिल्क जो जिस निकाह की मिल्कियत में था उसको ख़त्म कर देना। ठीक है। वो निकाह की अदालती सूरत में, उस सूरत को खुला कहा जाता है। ये खातून को हक है, खातून को हक है सूरह बकरा की आयत नंबर 229 की रोशनी के अंदर। ठीक है, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। अलामा साहब की तरफ हम बढ़ेंगे। खातून किन किन सूरतों में खुला का हक रखती है? सबसे पहले तो मर्द के साथ ज़हनी अमांगी का ना होना, और उनमें जो वजूहात बनेगी, माली वसाइल की किल्लत, यानी शदीद तरीन किल्लत है, मेहनत ही नहीं कर रहा और उस हवाले से वो उसके बुनियादी जो वसाइल और बुनियादी नान नुफ़्क़ा है वो भी पूरा नहीं कर रहा। इस बुनियाद के ऊपर खुला ले सकती है। घरेलू तशद्दुद, जो आजकल हमारे यहाँ मार पिटाई खातून को आम समझा जाता है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं समझी जाती। ये घरेलू तशद्दुद इस्लाम में नहीं है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी ज़ौजा को ऐसा नहीं किया और इसका कोई ताल्लुक नहीं इस बुनियाद पर। जहेज पूरा घर भर के देते हैं मगर उस पर के ऊपर भी इल्ज़ामात और चीज़ें और तानाज़री, इस बुनियाद पर शोहर मफकूदुल खबर हो गया, यानी गायब हो गया, यानी जिसे आप मिसिंग पर्सन कहते हैं, तो 4 साल तक इंतजार करने का कहा गया। ठीक है। फिर अदालती सजा, यानी वो सजा याफ्ता है तो उससे खुला ले सकती है कि मैं कहाँ जिंदगी गुजारूंगी और मेरे साथ आपका नाम बस्ता हो गया तो मैं तो बदनाम हो जाऊंगी। ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त ना होना, ठीक है, यानी वाकई वो ऐसा बंदा है कि ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, शादी के वक्त नहीं पता था या बाद में हो गया, तो इस बुनियाद के ऊपर बगैर बताए मर्द का दूसरी शादी करने पर भी इजाज़त है कि वो खुला ले सकती है। और कम उम्र की शादी पर भी अलहदगी, इस बुनियाद पर भी। और फिर शोहर का बद किरदार होना, ठीक है, ये सारी चीज़ें शामिल हैं जिस बुनियाद पर खुला ली जा सकती है। और इसमें मर्द का ज़ईफ़ होना, कमज़ोर होना और इसके अंदर हिडन चीज़ें शामिल हैं जिसके साथ दीन से कामों से रोकना, दीन की बुनियादी चीज़ों से रोकना, अखलाकी मामलात में हद से गिरा हुआ हो जाना, ये सारी चीज़ें। कानून की तरफ आती खातून जिसने खुला लेनी है, किस तरह से कानून फिर इस तमाम मामले को देखता है? क्या एक रास्ता जिसको फॉलो किया जाता है? जी, खुला एक शरई कॉन्सेप्ट है। जिस तरह आदमी को तलाक का हक है उसी तरह औरत को भी अदालत से रजू करने का हक है, लेकिन उसके 2 मुख्तलिफ और भी तरीक़ेकार हैं जो कि हमें नज़र आते हैं और फिर पाकिस्तान के कानून में तीनों का ही इनकॉर्पोरेशन नज़र आता है। खुला के ज़रिए अगर हम अदालत में जाते हैं तो उसमें औरत को बदले खुला, यानी अपना जो उसको उस वक़्त महर मिला था उसको वापस करना पड़ता है, उसको बदले खुला कर। अच्छा,
ये खुला की कंडीशन है। ठीक है। अगर हम इसको दूसरी तरफ इसी केस को ले चलें तो उसमें फिर हमारे पास आता है तनसीख निकाह का कानून, जो कि 1939 यानी 1939 इसमें आया था, डेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट। उसमें हम तनसीख निकाह का दावा अगर दायर कर दें, उसमें कुछ ग्राउंड ज़रूर दिए हुए हैं, लेकिन उसमें आखिरी शिक क्या है कि कोई भी वजह, यानी कोई भी वजह, कोई भी छोटा सा रीज़न भी हो सकता है कि मैं नहीं रहना चाहती, ये सफिशेंट है लिखने के लिए। ठीक है। तनसीख निकाह उसके सूरत में हो जाएगा। उसमें फ़ायदा क्या होगा कि आपको हक महर 25% जो है सिर्फ वो अदा करना पड़ता है। तीसरा सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप निकाह नामा जब देखते हैं, उसकी शिक नंबर 18 है, उसमें लिखा हुआ है क्या खामद ने हक तलाक के तफवीज़ दिया है या नहीं। इसका मतलब ये कि क्या आदमी अपनी तलाक का हक डेलीगेट करना चाहता है, और अगर करना चाहता है तो वो कर सकता है शिक नंबर 18 में। ठीक है। हमारे यहाँ आप देखते हैं अमूमन रिवाज है कि उसको काट दिया जाता है। मेरी 22-23 साल प्रैक्टिस में मैंने हार्डली 5-6 देखे हैं जिसमें ये हक दिया है। अच्छा। सो ये अगर आप ये हक दे दें तो इसके नुकसान कोई नहीं है, सिर्फ फ़ायदा ही होगा। फ़ायदा क्या होगा कि अगर कोई भी नागुज़ीर हालात हो तो औरत खुला तो ले ही सकती है, तनसीख निकाह में भी जा सकती है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जिस तरह आदमी एक यूनियन काउंसिल के ज़रिए 3 तलाक़ें देता है, सिमिलर वे में हम फीमेल जो है वो जाती है यूनियन काउंसिल में, वो कहती है शिक नंबर 18 के तहत जो भी रीज़न है मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो उसका प्रोसेस जिस तरह से आदमी का तलाक है उसका भी प्रोसेस यूनियन काउंसिल से होगा। ठीक है। सो अदालत की जो चार्ज हुई है वो बच जाएगी, उसके वो पैसे बच जाएंगे, जो वकील की फीस है वो बचेगी, वो डायरेक्ट यूनियन काउंसिल में जा सकती है जिस तरह से आदमी जाता है। ठीक है। सो यहाँ पे वो फर्क खत्म हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि ये इन चीजों को समझा नहीं जाता है, इसको और रस्म और रिवाज के तहत डाल देते हैं। ये केसेस बड़े लंबे हो जाते हैं, क्यों, क्या वजूहात हैं? देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आदमी जो है उसको उसकी ईगो बेसिकली हर्ट होती है कि अगर औरत खुला का दावा या तनसीख निकाह का दावा दायर कर दे। सो उसके लिए फिर हमारे कानून ने एक तब्दीली की है कि 6 माह के अंदर अंदर हमारी फैमिली कोर्ट मजाज है इस फैसले को उसको फाइनल करें। अगर कोई शख्स इसको डिले करता है तो उसकी फ़ौरन कंप्लेंट जाती है और उसको इमीडिएटली वाइंड अप करते हैं। अगर बच्चे हैं तो फिर उसमें क्या फिर चेंजेस होती हैं? कुछ उसमें भी कोई खास शर्तें रखी गई हैं, शराइत रखी गई हैं? जी, बच्चों की कस्टडी और गार्डियनशिप का मसला फ़ौरन आ जाता है जैसे ही खुला, तनसीख निकाह या तलाक़ तफवीज़ के ज़रिए जब भी कोई निकाह ख़त्म होगा। ठीक है। उसमें फिर औरत के पास ये इख्तियार है कि वो अदालत के ज़रिए गार्डियनशिप का जो सर्टिफिकेट है वो हासिल करे, क्योंकि हमारे कानून के मुताबिक जो वालिद है वो नेचुरल गार्डियन है। सो औरत को लीगल गार्डियनशिप एक्वायर करनी पड़ती है। सो 7 साल है उम्र लड़के की और बेटी जब तक उसकी प्यूबर्टी ना हो तब तक वो माँ के साथ रहने की मजाज है। ठीक है। सो उसके बाद उसका जो वालिद है वो बिल्कुल कस्टडी ले सकता है, लेकिन कोर्ट 2 चीज़ें मद्देनजर रखती है। वो क्या है? वेलफेयर ऑफ माइनर, बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसकी बढ़ोतरी में, उसकी ग्रोथ में, और उसकी फाइनेंसेस को कौन लुक आफ्टर करेगा। जी बिल्कुल तो सही। ये सारी चीज़ें देखिए। तलाक क्या है अलामा साहब? तलाक भी उसी तरह की, ये मर्द को हक हासिल है कि वो तलाक दे सकता है। अब तलाक की या खुला के हवाले से एक चीज़ मैं ज़रूर वाज़ेह करूँगा, अगर कोई खुला लेता है या खातून लेती है तो इसे हम तलाक के बाइन कहते हैं। एक तलाक रजई होती है, एक तलाक बाइन होती है, एक तलाक मुग़ल्लिज़ा होती है। ठीक है। तलाक रजी के अंदर रुजू मुमकिन है। अच्छा। तलाक बाइन हो जाए तो तलाक बाइन में भी मिल सकते हैं मगर तजदीद निकाह के बाद। ठीक है, दोबारा से निकाह। तो दोबारा निकाह। तलाक मुग़ल्लिज़ा में ऐसा नहीं है, वो फिर 3 तलाक़ें हो गई, वो एक अलहदा फिर प्रोसेस आ जाता है। और इधर आ जाता हूँ दोबारा, खुला की सूरत में तलाक बाइन होती है, और तलाक बाइन ये है कि खातून आज़ाद है कि कहीं भी निकाह कर सकती है, और वापस उसके दिल में मसलहत और अल्लाह ने नरमी दोनों तरफ पैदा की तो वो तजदीद निगाह के फौरन कर सकती है, फौरन भी कर सकती है। और तलाक, अब तीसरी चीज़, हमारे यहाँ आदत है 3 तलाक़ें देने की, ऐसा नहीं है। तलाक की 3 अक़साम है, तलाक अहसन, तलाक हसन या जिसे तलाक सुन्नत कहा जा सकता है, और तीसरा तलाक बदई। तलाक अहसन ये है नॉर्मल डेज में 1 तलाक। ठीक है। 1 तलाक का फ़ायदा ये है कि अगर खातून और मर्द मिलना चाहें, 1 महीना मिल रहा है, ज़्यादा वक्त मिल रहा है, और इद्दत के अंदर रुजू कर लें तो ठीक हो गया, नहीं तो खातून आज़ाद है, लेकिन वो वापस दोबारा कभी भी निकाह कर सकती है। अच्छा, उसी से 1 तलाक की सूरत में दोबारा निकाह करना है कर सकती है। अच्छा। इजाजत है, और बाहर भी कर सकती है। ठीक है। दोनों तरफ की ऑप्शन मौजूद है। देखिए इस्लाम हमारा बड़ा प्रैक्टिकल दीन है, जोड़ना चाहता है ज्यादा, लेकिन कहता है कब मिल जाए। तो इसी तरह तलाक जो दूसरी मैंने कहा तलाक सुन्नत,
उसमें आपको एक एक माह मिलता है 3, जैसा हमारे यहाँ तरीकाकार है, और एक तलाक बदई है इकट्ठी 3 तलाकें। इख्तलाफ है, मुझे इल्म है, लेकिन तलाक हो जाती है जो रिसर्च जिसके मुताबिक मैं हूँ, लेकिन तलाक वाकई हो जाती है। और कई कहते नहीं एक नशिस्त में एक होती है, चले 3 नशिस्तों में 3 हो गई, तो 3 तलाकों के बाद तो मुमकिन नहीं होगा ना। तो इकट्ठी 3 तलाकें नहीं देनी चाहिए, न लिखनी चाहिए, न लिखवानी चाहिए, न देनी चाहिए। और अब वैसे भी यूनियन काउंसिल से आपको 3 माह की अलग-अलग ही नोटिस आते हैं, इसलिए इसके मुताबिक ही चलना चाहिए। तो तो अलामा साहब, ये जो गुस्से की हालत में तलाक दे देना, बाद में अफसोस करना और बाद में हम कहते हैं नहीं जी ये तो अब तलाक हो गई है, थोड़ा सा इस मामले को भी सुलझा दें। ये देखिए ना कि प्यार से तो कोई तलाक नहीं देता कि आप अच्छी लग रही हैं तो मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, गुस्से में। अच्छा, इसमें सिर्फ एक्सेप्शनल केस ये है कि डॉक्टर ने किसी बंदे को ये डिस्क्राइब किया है या किया हुआ है कि उसके डिस्क्रिप्शन में है कि ये बीपी बहुत ज़्यादा शॉट आउट हो जाता है, उसको कुजीन स्कून की बाद में वैसे ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है कि स्ट्रेस ले जाता है। इस सूरत को इस्तिस्नाई सूरत बहुत एग्जम्प्ट करके, अलहदा करके सूरत में मुमकिन है, वेरी करता है केस टू केस वेरी, वरना गुस्से में तलाक हो जाता है। ये केस टू केस वेरी करेगा, हम देखेंगे हालात क्या थे, मर्दो जन का पूरा एनालिसिस किया जाएगा, दोनों के शवाहिद को इकट्ठा किया जाएगा, फिर हल्फ लेते हैं हम लोग तो, ताकि कुरान पर हल्फ लेके बाद में लोग बदल जाते हैं, फिर उसके मुताबिक फैसला किया जाए। ये है इसका जो मैंने आपको तरीकाकार बताया। कानून क्या कहता है तलाक से? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आदमी ने तलाक दे दी, वो बीवी को आजकल तो व्हाट्सएप की वजह, सोशल मीडिया की वजह से मैसेज पे भी आ जाती है जी, ऐसे ही है। सो या घर पे नोटिस आ जाता है, लेकिन यूनियन काउंसिल को इतला नहीं होती। अच्छा, 3 नोटिस 3 माह में मौसूल हो गए और फीमेल साइड समझती है कि जी तलाक शरई तो वाक़या हो गई, इलादगी भी हो गई, वो सब मामलात सेटल हो रहे हैं। लेकिन अगर यूनियन काउंसिल में इंदराज नहीं तो पाकिस्तान का कानून इसको नहीं मानता। ये बात मैं यहाँ पे इस फोरम पे इसलिए कर रही हूँ कि अगर ऐसा किसी के साथ हो कि उसको मौसूल हो घर पे खामद की तरफ से, तो वो मेक श्योर करें, इस बात का यकीनी करें कि वो यूनियन काउंसिल में इसका इंदराज हुआ है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि शरई तौर पे हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं यहाँ पे कि कई साल हो गए फीमेल तलाक हो चुकी है उसकी, लेकिन यूनियन काउंसिल में वो आज भी उसका निकाह का इंदराज हुआ था। सो वो रजिस्टर्ड फीमेल उसकी बीवी है। सो कल को हस्बैंड की डेथ होती है तो फिर उसका, अगर वो वहाँ पे उसका इंदराज एज बीवी है तो फिर वो उसकी बेवा केस का हिस्सा भी निकलेगा। ठीक है, ये एक लूप होल है। दूसरा लूप होल ये है कि अगर उस फीमेल की शादी आगे हो गई शरई तलाक के बाद, तो वो पहला खामद बाद में उसमें फिर जो मुकदमाबाजी करते हैं उसमें हमारे पाकिस्तान के केसेस की भरमार है, जिसमें आपको सीधा वो हदूद के मैडम इसमें ये भी तो है ना कि आपने जब दूसरा निकाह खातून ने किया तो जब उसको रजिस्टर्ड कराएंगे तो ऑलरेडी आपका एक निकाह रजिस्टर्ड होगा, अगर रजिस्टर्ड था तो। हाँ, अगर रजिस्टर्ड ही नहीं था तो समटाइम्स ऐसा भी हमने देखा है कि बच्चे, वो हम फीमेल्स के केसेस बेफॉर्म के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं जी निकाहनामा का है। अब वो कहते हैं जी हमारा तो ओरल हुआ था, गांव में हुआ था, फलां मौलवी ने किया था, बिरादरी में तो हो गया, लेकिन अब उसको यूनियन काउंसिल का इंदराज करने के लिए एक पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। एक फीमेल का केस था जिसमें उसकी शादी हुई, निकाह हुआ, निकाह के बाद उसकी तलाक भी हो गई, उसके 2 बच्चे थे। स्कूल दाखिले के लिए जब बेफॉर्म बना तो उन्होंने कहा जी ये तो ट्रेसेबल ही नहीं है, आपके ये बच्चे कहाँ से हैं। सो औरत के लिए यहाँ बड़े मसाइल हैं। सो इस बात को यकीनी बनाइए कि अगर खुदा न खास्ता किसी को तलाक का नोटिस आता है तो अपने मुतल्लिका यूनियन काउंसिल में फौरन इतला करें। फौरन इतला करें। तलाक हो गई है तो उसके बाद मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए नामहरम है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये भी होता है कि एक तरफ तलाक के मामला चल रहे थे, दूसरी तरफ मियाँ बीवी आपस में बातें भी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं है। तलाक रजी की सूरत में खातून को जरूरी नहीं कि वो उठ के अपने घर से निकल जाए, वो वहीं रहे। इस्लाम ये कहता है बातचीत कर सकते हैं। तलाक बाइन की सूरत में भी उनका वापसी पर मुमकिन है। तलाक मुगल्लज़ा जो 3 तलाक़ें थलाथा, उसके बाद ये मुमकिन नहीं, बातचीत की सूरत नहीं बनती। सूरत बातचीत की तभी बनती है कि तलाक रजी और तलाक बाइन पर है। हमारे यहाँ ये चीज़ें बार बार बतानी पड़ेंगी और आपको ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन चल रही है इस वक्त हमारी, लोगों को एजुकेट करने की, बिलखुसूस ख़वातीन को, बेटियों को हमारी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तलाक रजी और तलाक बाइन की सूरत में वो दोबारा बातचीत कर सकते हैं, सही, लेकिन तलाक सलासा के बाद नहीं।
सही, ये मैं बार बार इसके ऊपर रिप्यूट दे रहा हूँ। सही। सो आज के प्रोग्राम का मकसद भी अवेयरनेस था। निकाहनामा जरूर अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, ना सिर्फ बच्चियों को बल्कि बच्चों को भी पढ़ाएं, बहुत जरूरी है। और हम समझते हैं सोसाइटी में ये चीजें शायद अगर बच्ची को आप पहले पढ़ा रहे, नहीं जी अच्छी नहीं होंगी, खुदा ना खास्ता आने वाला टाइम किसी ने नहीं देखा, जिंदगी में बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, मसाइल आ सकते हैं, उसके पेश नज़र अगर इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होगी तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों के वक्त का शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। तो आज है जी 2 मई, 2 तारीख है और 2 तारीख को जिनकी बर्थडे हम उनको विश करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कल जिनकी बर्थडे है वो हमें पिक्चर्स भिजवा दें अपने नाम के साथ, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। ये सेगमेंट बाय द वे स्पेशली हमने आप ही लोगों के लिए रखा है, आप ही लोगों को स्पेशल फील कराने के लिए रखा है। सो आपने क्या करना है जी, अगर आपकी बर्थडे है, घर में किसी की बर्थडे है, आपके किसी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे है, आप हमें भिजवाएं नाम के साथ पिक्चर और उनको बहुत ही स्पेशल अंदाज में बर्थडे विश कीजिए। आज की लिस्ट है जी, अब्दुल रहमान की सालगिरह है, अली हैदर की सालगिरह है, हमजा और हानिया। आप सब लोग को सालगिरह की मुबारकबाद, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। सो नाज़रीन, अगर आपकी कल सालगिरह है तो आप हमें पिक्चर्स भिजवाएं, कल के प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। इसी के साथ ही अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए, अपनी सजेशन हम तक ज़रूर पहुंचाएं। हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज हाजिर है। आपके इलाके में कोई इशू है आप वो भी हाईलाइट कर सकते हैं, हम तक पहुँचा सकते हैं, ज़रूर हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी सेम टाइम पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।